फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो एक शांत सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है। उसकी नजरें लगातार अपने आसपास घूम रही हैं, जैसे वो किसी को या किसी चीज को ढूंढ रहा हो। कुछ देर बाद वो एक काली कार का पीछा करने लगता है। उसके पीछे पीछे तब तक जाता है जब तक वो एक अंधेरी सुनसान गली में मुड़ नहीं जाती। अचानक उसके पीछे चल रही सफेद कार तेजी से आगे बढ़ती है और काली कार को जोर से टक्कर मारती है। काली कार का ड्राइवर बाहर निकलता है, अपना फोन निकालता है और हुए नुकसान की रिकॉर्डिंग करने लगता है ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी को घटना और टक्कर मारने वाली कार के बारे में ठीक से बता सके। सफेद कार का ड्राइवर भी बाहर निकलता है, शांति से बात करता है और सहयोग करने का नाटक करता है। लेकिन जब पीड़ित का ध्यान नुकसान की फिल्मिंग में लगा होता है तो वो आदमी अचानक चाकू निकालता है और उसे घोंप देता है। वो घायल आदमी को जबरदस्ती उसकी अपनी कार में डालता है और बेरहमी से तब तक चाकू मारता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर वो शांति से अपनी सफेद कार में बैठकर चला जाता है। अगली सुबह दो पुलिस अधिकारी अपराध स्थल की ओर जाते हैं। उनमें से एक डिटेक्टिव किम थका हुआ और रोजमर्रा के पुलिस के काम से ऊबा हुआ लगता है। जब ट्रैफिक के कारण उनकी कार रुकती है तो किम सड़क के किनारे जमा गैंग के सदस्यों के एक समूह को देखता है। वो बाहर निकलता है और उनकी जगह की ओर बढ़ता है ताकि उनके ठिकाने में जा सके। गैंग के सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जब वो उनकी बात नहीं मानता तो उनमें से एक उसे रिश्वत देने की कोशिश भी करता है। तभी किम को गुस्सा आ जाता है। वो उनकी पिटाई करता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। उसी समय जैंग नाम का एक ताकतवर गैंग लीडर अपनी सुबह की कसरत और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस खत्म कर रहा होता है। उसका खास आदमी उसे ये बताने के लिए तेजी से अंदर आता है कि एक पुलिस अधिकारी उनके कैसीनो में घुस आया है। जैंग तुरंत हैवी बैग पर मुक्के मारना बंद कर देता है, अपने ग्लव्स उतारता है और अपने आदमियों को अपनी अपनी जगह पर लौटने का आदेश देता है। फिर वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है और दूसरे गैंग लीडर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जैंग पुलिस चीफ को फोन करता है और बताता है कि उसका एक अधिकारी गड़बड़ कर रहा है और जासूसी कर रहा है। वो मांग करता है कि स्थिति को संभाला जाए। ये साफ हो जाता है कि पुलिस चीफ चुपके से जैंग के लिए काम कर रहा है। इस बीच डिटेक्टिव किम मर्डर वाली जगह पर पहुंचता है। फॉरेंसिक टीम सैंपल इकट्ठा कर रही है और लाश की जांच कर रही है। मुख्य जांचकर्ता नोट करता है कि पीड़ित का वॉलेट गायब है, जिससे लगता है कि यह लूटपाट का मामला हो सकता है। लेकिन किम को इस बात पर यकीन नहीं होता। हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी। एक आम चोर सिर्फ पैसे चाहता है, न कि किसी की इतनी बर्बरता से हत्या करना। घटनास्थल की जांच करते समय किम को पीड़ित की कार के पिछले हिस्से में सफेद पेंट के निशान मिलते हैं। उसे शक होता है कि किसी सफेद गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है। वो ये बात जांच अधिकारी को दिखाता है, लेकिन वो इसे पुरानी खरोंच समझकर नजरअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ जैंग काम के सिलसिले में सांग नाम के एक गैंग लीडर से मिलता है। सांग के खाने के अजीब तरीके और बदतमीजी भरे रवैये के बावजूद जैंग खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। वो शांति से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन सांग लालची हो जाता है और मुनाफे में ज्यादा हिस्सा मांगता है। जैंग का खास आदमी सांग के बर्ताव पर आपत्ति जताता है और सांग का असिस्टेंट अपने बॉस से बदतमीजी से बात करने पर गुस्से में जवाब देता है। तनाव बढ़ जाता है। जैंग अचानक स्थिति को अपने काबू में कर लेता है। वो अपने खास आदमी को आगे बुलाता है और उसे मारता है। फिर वो सांग के असिस्टेंट को बुलाता है, जो बिना किसी सवाल के आगे आता है और सजा के लिए तैयार हो जाता है। दोनों को सबक सिखाने के लिए जैंग असिस्टेंट के सामने के दांत पकड़ता है और उन्हें बेरहमी से अपने हाथों से खींच कर निकाल देता है। वो खून से सने दांत सांग की ड्रिंक में डाल देता है और बेरुखी से उसे पीने के लिए कहता है। डरा हुआ सांग उसकी बात मान ले। बाद में पुलिस की एक मीटिंग में डिटेक्टिव किम अपनी जांच के नतीजे बताता है। वो बताता है कि पिछली 3 हत्याएं चाकू से की गई थी और फॉरेंसिक तस्वीरों के आधार पर ऐसा लगता है कि सभी घाव एक ही हथियार से किए गए थे। उसका मानना है कि वे किसी ऐसे सीरियल किलर का सामना कर रहे हैं जो बिना किसी खास पैटर्न के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। पुलिस चीफ गुस्से से भर जाता है। किम को ये केस नहीं सौंपा गया था और चीफ उस पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में दखल देने का आरोप लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले कैसीनो में किया था। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो बिना इजाजत गैंग के मामलों में दखल देता रहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। इस बीच जैंग अपनी मीटिंग खत्म करता है और अपने करीबी साथी से कहता है कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहता है। वो अपने अडेप्टेशन को जाने के लिए कहता है और खुद गाड़ी चलाकर घर जाने का फैसला करता है। लौटते समय वो फोन पर बात कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी कार को पीछे से टक्कर मारी जाती है। भारी बारिश और अंधेरे के कारण उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उसी सीरियल किलर का सामना करता है। किलर माफी मांगता है और कहता है कि बारिश की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया था। जैंग शांति से कहता है कि कोई बात नहीं
और वो जा सकता है। किलर हैरान रह जाता है। ज्यादातर लोग गाड़ी के नुकसान को देखने में उलझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही जैंग अपनी कार की ओर लौटने के लिए मुड़ता है, किलर उस पर हमला कर देता है और कई बार चाकू घोंपता है। हालांकि इस बार चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती। अपने पिछले शिकारों के उलट, जो भागने या रहम की भीख मांगने की कोशिश करते थे, जैंग पलटवार करके उसे चौंका देता है। चूंकि जैंग शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो शुरू में हमलावर पर हावी हो जाता है, उसे जमीन पर पटक देता है और बेरहमी से पीटता है। लेकिन चाकू के घावों और बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी ताकत कम होने लगती है। मौका देखकर किलर उसे दोबारा चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैंग नंगे हाथों से ब्लेड पकड़ता है, उसे दूर करता है और इस बार उसे सीधे किलर की छाती में घोंप देता है। किलर ऐसी जवाबी कार्रवाई से हैरान होकर घबरा जाता है, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो खुद को छुड़ाता है, अपनी कार की ओर भागता है और तेजी से निकल जाता है। जैंग सड़क के बीचों बीच खड़ा रहता है, बमुश्किल होश में और खून से लथपथ। क्रूरता की एक आखिरी हरकत में किलर अपनी कार घुमाता है और उसे टक्कर मारता है, जिससे वो सड़क पर बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर किलर अंधेरे में भाग जाता है। जैंग को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसी समय उसके आदमी मान लेते हैं कि इस हमले के पीछे सांग का हाथ है, जो एक विरोधी बॉस है और जिससे जंग पहले मिल चुका था। बिना किसी पक्की जानकारी के जंग का सबसे भरोसेमंद आदमी सांग के गोदाम पर धावा बोल देता है और उसके आदमियों की बुरी तरह पिटाई करता है। इस बीच कातिल एक सुनसान इलाके में अपनी कार के अंदर छिपकर अपने घावों को साफ करने और टांके लगाने की कोशिश करता है। हत्या करने पर उसे जो अजीब सी खुशी मिलती थी, वो इस बार नहीं मिली, जिससे वो परेशान हो जाता है। वो पैदल ही निकल पड़ता है और एक डॉग फार्म के पास पहुंचता है। जब कुत्ते भौंकने लगते हैं तो फार्म का मालिक देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन कातिल उसे ही अपना अगला शिकार बना लेता है। बाद में अस्पताल में जंग को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके भरोसेमंद आदमी ने सांग पर हमला किया था, लेकिन जंग को यकीन है कि सांग का इससे कोई लेना देना नहीं था। उसका कहना है कि उसने हमलावर को पहली बार देखा था और चाकू चलाने का उसका तरीका पहले देखे गए किसी भी तरीके से अलग था। वो सफेद कार का हुलिया और लाइसेंस प्लेट ध्यान से लिख लेता है ताकि उसके आदमी उसे ढूंढ सके। जल्द ही डिटेक्टिव किम अस्पताल के कमरे में आते हैं और हमलावर की पहचान के लिए जंग का बयान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग सहयोग करने से इनकार कर देता है। वो अपनी इज्जत और रुतबा वापस पाने के लिए खुद उस आदमी को ढूंढना चाहता है। ये समझकर कि जंग मदद नहीं करेगा, किम खुद ही जांच शुरू कर देता है। चलता है कि गाड़ी चलाते समय सड़क पर जैंग पर चाकू से हमला हुआ था, तो वो सीधे गैराज जाता है। वहां उसे जैंग की कार मिलती है और जैसा उसे शक था, कार को पीछे से किसी सफेद गाड़ी ने टक्कर मारी थी। इससे उसकी थ्योरी पक्की हो जाती है, ये वही आदमी है जिसने पिछला मर्डर किया था। इसके कुछ समय बाद सांग अस्पताल में जैंग से मिलने जाता है। वो बताता है कि जैंग के लोगों के हमले में उसके कई आदमी घायल हो गए थे। जैंग जिम्मेदारी लेता है और नुकसान की भरपाई करने की पेशकश करता है, लेकिन सांग संतुष्ट नहीं होता। वो शहर का आधा हिस्सा मांगता है जिस पर जैंग का कंट्रोल है। सांग उसका मजाक उड़ाते हुए ताना मारता है, कैसा गैंग लीडर है जो सड़क के बीचों बीच पिट जाता है और उसे चाकू लग जाता है। वो यहाँ तक कहता है कि इतनी बेइज्जती के बाद जैंग को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में किम अपने सीनियर को ये केस उसे सौंपने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो तर्क देता है कि मर्डर एक ही कातिल ने किए हैं और जैन, जो उसे देखने वाला एकमात्र जीवित व्यक्ति है, संदिग्ध की पहचान करने का उनका एकमात्र मौका है। लेकिन पुलिस चीफ इस विचार को खारिज कर देते हैं, ये कहते हुए कि जैन कभी सहयोग नहीं करेगा और किम को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। इस बीच कातिल अपनी हरकतें जारी रखता है। वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है और एक ट्रक ड्राइवर को अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए देखता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसकी हत्या कर देता है और ट्रक चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाकर निकलता है, उसे पता चलता है कि पीछे कोई और भी सो रहा था। जब वो हाथापाई के दौरान दूसरे आदमी को मारने की कोशिश करता है तो उसका चाकू ट्रक से नीचे गिर जाता है। जैंग के हेडक्वार्टर में वो एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट को काम पर रखता है और हमलावर का पूरा ब्यौरा देता है। जब पोर्ट्रेट पूरा हो जाता है और बिल्कुल सही होता है तो जैंग उसे अपने खास आदमी को सौंपता है और उसे पुलिस से पहले कातिल को ढूंढने का आदेश देता है। इसके कुछ समय बाद डिटेक्टिव किम जैंग के कसीनो में रेड मारता है। किम जैंग का सामना करता है और बताता है कि उन्होंने उसकी गैम्बलिंग मशीनों की जांच की और पाया कि उनमें ग्राहकों को धोखा देने के लिए हेरफेर की गई थी। वो जैंग को अल्टीमेटम देता है, या तो कातिल को पकड़ने में सहयोग करो या धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तारी का
सामना करो। किम समझाता है कि यह कोई आम कातिल नहीं है, यह एक सीरियल किलर है। अगर उन्होंने उसे अभी नहीं रोका तो और भी बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। लेकिन जैंग किसी और चीज से प्रेरित है। वो अपनी इज्जत वापस पाने और उसे एक मिसाल बनाने के लिए खुद कातिल को पकड़ना चाहता है। बाद में जांग अपने सबसे भरोसेमंद साथी से मिलता है जो बताता है कि उन्हें कातिल की सफेद कार मिल गई है। उन्हें उस जगह के पास हुए एक मर्डर के बारे में भी पता चलता है जहां कार मिली थी। जब उन्होंने उस इलाके की तलाशी ली तो उन्हें कातिल का चाकू मिला। जैसे जैसे हालात बदलते हैं ये साफ हो जाता है कि जांग का साम्राज्य बिखरने लगा है। दुश्मन गैंग्स के बीच उसकी साख खत्म हो चुकी है और जब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है तब सांग का संगठन उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब अंडरवर्ल्ड में ये अफवाह फैलती है कि जांग कमजोर पड़ गया है तो उसे एहसास होता है कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। जल्द से जल्द अपना नाम वापस बनाने के पक्के इरादे के साथ वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो डिटेक्टिव किम के साथ मिलकर काम करेगा। वे गुपचुप तरीके से मिलते हैं। जांग किम को बताता है कि उसके आदमियों ने कातिल की कार ढूंढ ली है। हालांकि वो जानबूझकर चाकू मिलने की बात छिपाए रखता है, लेकिन वो एक डील का प्रस्ताव देता है। उसके आदमी किम के अंडर काम करेंगे और वो उनकी सैलरी और खर्च उठाएगा। बदले में दोनों में से किसी को भी जो जानकारी मिलेगी उसे शेयर करना होगा और जो भी कातिल को पहले पकड़ेगा वो अपने तरीके से उससे निपटेगा। किम सावधानी से सहयोग करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो खुलकर बात करने लगता है उसे एहसास होता है कि जांग चुपके से बातचीत रिकॉर्ड कर रहा है। हर बार जब किम किसी संवेदनशील बात का जिक्र करता है तो लगता है कि जांग ने उसे पहले ही कहीं और रिकॉर्ड कर लिया है। गुस्से में होने के बावजूद और कोई रास्ता न होने के कारण किम समझ जाता है कि उसके पास उसके साथ काम जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाद में किम अपने दो भरोसेमंद साथियों से मिलता है। उसी समय जांग अपने करीबी साथी के साथ बैठकर मानता है कि कातिल की पहचान करने के लिए सिर्फ एक स्केच और खराब हो चुकी कार काफी नहीं होगी। उन्हें और मजबूत सबूतों की जरूरत है, जैसे फिंगरप्रिंट और डीएनए, ऐसी चीजें जो सिर्फ पुलिस ही कानूनी तौर पर हासिल कर सकती है। यहीं पर किम काम आता है। जल्द ही पुलिस की फोरेंसिक टीम कातिल की छोड़ी हुई कार की जांच करती है, जिसे जांग के गैर कानूनी जुए के गोदामों में से एक में छिपा कर रखा गया था। किम साफ कर देता है कि जब तक सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाता तब तक वे उस गैर कानूनी जगह को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन जांग जानता है कि कातिल को पकड़ने में समय लगेगा और उसका आपराधिक साम्राज्य और अस्थिरता नहीं झेल सकता। सांग पहले ही हद पार कर चुका था, इसलिए जांग एक बेरहम कदम उठाता है। सांग के सबसे करीबी लोगों में से एक की सोते समय हत्या कर दी जाती है। जांग सीरियल किलर के ही चाकू का इस्तेमाल करता है और उसे क्राइम सीन पर छोड़ देता है ताकि पुलिस को लगे कि हत्या सीरियल किलर ने ही की है। अगली सुबह महिला इन्वेस्टिगेटर जॉगिंग कर रही होती है, तभी किम उसके पास आता है। वो चुपके से उसे कातिल की कार से मिले फोरेंसिक सैंपल और पैसे देता है और कहता है कि वो सब कुछ चुपचाप प्रोसेस करे और सिर्फ उसे ही रिपोर्ट करे। बाद में वो सांग की हत्या वाली जगह पर पहुंचती है और देखती है कि चाकू वहीं पड़ा है। जब किम पुलिस की मीटिंग में होता है तो वो उसे एक चौंकाने वाली खबर देती है। चाकू पर मिला डीएनए हाल ही में मारे गए सभी सीरियल मर्डर के पीड़ितों के सैंपल से मेल खाता है। वो उसे यह भी बताती है कि सांग की हत्या हो गई है और उसी चाकू का इस्तेमाल किया गया है जिस पर सीरियल किलर का डीएनए था। किम तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। जांग ने ही सांग को मारा होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो जांग का सामना करता है। तीखी बहस होती है, लेकिन जांग शांत रहता है और शारीरिक रूप से हावी रहता है। जब किम सीधे पूछता है कि क्या उसने सांग को मारा है तो जांग खुलेआम मान लेता है। वो जोर देकर कहता है कि इससे उनके समझौते पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तब तक साथ काम करते रहेंगे जब तक सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाता। जल्द ही पूरे शहर में खबर फैल जाती है, एक सीरियल किलर आजाद घूम रहा है। मीडिया में खलबली मच जाती है जब फोरेंसिक सबूत सांग की हत्या में इस्तेमाल हथियार को पिछली हत्याओं से जोड़ते हैं। इस बीच असली कातिल चुपचाप खबर देखता है। सांग की हत्या का इल्जाम खुद पर लगते देख वो जांच करने का फैसला करता है। वो सांग के अंतिम संस्कार में शामिल होता है और शोक मनाने वालों के बीच जांग को देखता है। कातिल सांग के सबसे भरोसेमंद साथी के पास जाता है, सीधे जैंग की आंखों में देखता है और एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि किसी ने सांग को मारने के लिए उसी के चाकू का इस्तेमाल किया था। लेकिन सांग के साथी को उस नोट की जरूरत नहीं है, उसे पहले से ही जिनांग पर शक है। अंतिम संस्कार से निकलने के बाद कातिल फिर से अपना काम शुरू कर देता है। एक और आदमी को उसी बेरहमी से मारता है और उसकी कार चुरा लेता है। बाद में जेनांग को किम का फोन आता है। वे और सबूत खोजने के लिए कातिल की कार वाली जगह पर मिलने का फैसला करते हैं। गाड़ी की जांच करते समय किम थोड़ा मजाक उड़ाता है। हर गैंग लीडर सड़क पर चाकू लगने के बाद जिंदा
जिंदा नहीं बचता। जैंग रूखेपन से जवाब देता है कि कोई और होता तो बाकी पीड़ितों की तरह मर जाता, लेकिन उसने चाकू छीन लिया और कातिल के भागने से पहले उसे ही चाकू मार दिया। इससे किम को एक आइडिया आता है, अगर जैन ने उसे चाकू मारा था तो कार के अंदर कातिल का खून जरूर होगा। वे ध्यान से खोजते हैं और आखिरकार स्टीयरिंग व्हील पर सूखे खून के धब्बे पाते हैं। इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, पास ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एक विरोधी गैंग वहां धावा बोल देता है। ये सांग के लोग हैं जिनकी अगुवाई उसका गुस्से से भरा भरोसेमंद साथी कर रहा है जो बदला लेना चाहता है। संख्या में कम होने के बावजूद जैंग जख्मी हालत में भी जबरदस्त लड़ाई लड़ता है। हालांकि किम पर हमलावर हावी हो जाते हैं और उसे जमीन पर गिराकर पीटते हैं। एक हमलावर उसे तब तक पीटता रहता है जब तक जैंग बीच बचाव करके उसे बचाता नहीं। फिर सांग का साथी जैंग को मारने की कोशिश करता है और अपने लोगों को उसे पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन किम वापस लड़ाई में कूद पड़ता है। हिंसक संघर्ष के दौरान गलती से वो उस साथी को चाकू मार देता है। तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेता है और किम से कहता है कि पुलिस के आने से पहले वो यहाँ से चला जाए। बाद में जनांग अपने ही लोगों के सामने उस लाश को दफना देता है ताकि उन्हें वफादारी और उसके नतीजों की एक क्रूर चेतावनी मिल सके। दूसरी ओर सीरियल किलर अपनी हालिया शिकार की कार चला रहा है। मरे हुए आदमी का फोन बजता है। उसकी पत्नी गुस्से में पूछती है कि उसे इतनी देर क्यों हो गई। अगले दिन पुलिस स्टेशन में चीफ किम को किडनैपिंग का एक केस सौंपते हैं और संदिग्ध को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। किम गुस्से में भड़क उठता है। सीरियल किलर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसने शुरू से ही चेतावनी दी थी कि ये एक सीरियल मर्डर का मामला है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पुलिस चीफ किम को बताते हैं कि अब सीरियल मर्डर केस के लिए एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम नियुक्त कर दी गई है। अब ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बजाय वो किम को किडनैपिंग केस पर ध्यान देने का आदेश देते हैं। ना चाहते हुए भी किम अपने साथियों से मिलता है और उन्हें स्थिति समझाता है। पीड़ित घाना का एक अमीर बिजनेसमैन है जिसने भी उसका अपहरण किया है। वो लगभग निश्चित रूप से फिरौती की मांग करेगा। उम्मीद के मुताबिक वे पत्नी के फोन कॉल्स की निगरानी शुरू कर देते हैं। जल्द ही किडनैपर उससे संपर्क करता है और उसे पैसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। वो ये सोचकर रेस्टोरेंट जाती है कि वहाँ उसकी मुलाकात किडनैपर से होगी। किम और उसका साथी पास ही छिप जाते हैं और उसके सामने आते ही उसे गिरफ्तार करने का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि पैसे का बैग रेस्टोरेंट की मालकिन लेती है जो एक सीधी सादी महिला है। किम देखता है कि किडनैपर दूसरी छत से सब देख रहा है। उस आदमी को पता चल जाता है कि उसे देख लिया गया है और वो भागने लगता है। किम और उसका साथी गलियों में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से भागता है और गायब हो जाता है। वे रेस्टोरेंट की मालकिन से पूछताछ करने के लिए वापस आते हैं। वो बेगुनाह निकलती है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस गंभीर मामले में फंसी हुई थी। हालांकि उसे एक बात याद आती है, किडनैपर खाने के साथ एक खास ब्रांड का सोडा पी रहा था। दुर्भाग्य से ये सब घंटों पहले हुआ था। किम और फोरेंसिक टीम स्टोरेज एरिया में पहुंचते हैं और सही बोतल खोजने के लिए अनगिनत खाली बोतलों की तलाशी लेते हैं। घंटों तक कांच के ढेर खंगालने के बाद किम की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन महिला इन्वेस्टिगेटर उसका हौसला बढ़ाती है। उसे इस तरह के थकाऊ काम की आदत है। वो उसे ये भी बताती है कि उसकी टीम को सीरियल किलर की कार के स्टीयरिंग व्हील कवर पर उंगलियों के निशान मिले हैं और वे अभी उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक थका देने वाले दिन के बाद किम बुरी तरह थका हुआ और निराश होकर स्टेशन लौटता है। थकान और निराशा उस पर हावी होने लगती है। तभी इन्वेस्टिगेटर एक रोमांचक खबर लेकर आता है। वे किस्मत वाले थे। वो सोडा की बोतलों में से एक से उंगलियों के निशान निकालने में कामयाब रही और उनमें से एक निशान स्टीयरिंग व्हील कवर पर मिले निशानों से मेल खाता है। इसका मतलब है कि किडनैपर और सीरियल किलर एक ही व्यक्ति हैं। वो किम को सस्पेक्ट की पहचान और पते वाली एक फाइल देती है। जब किम उस घर पर जाता है तो मकान मालकिन उसे बताती है कि वो आदमी कुछ समय से घर पर नहीं आया है। अपार्टमेंट के अंदर हवा में बदबू और बासीपन है। किम उस जगह की तलाशी लेता है और उसे सस्पेक्ट की एक तस्वीर मिलती है। ये उस स्केच से काफी मिलती जुलती है जिसे जांग ने बनवाया था। तुरंत किम अपने साथी से किडनैप किए गए व्यक्ति की पत्नी को की गई फिरौती की कॉल की रिकॉर्डिंग भेजने के लिए कहता है। फिर वो जांग से संपर्क करता है और किडनैपर की आवाज सुनाता है। जैसे ही जांग उसे सुनता है वो तुरंत उसे पहचान लेता है। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की भावना आती है। आखिरकार जिस आदमी ने उसकी इज्जत बर्बाद की थी वो अब उसकी पहुंच में है। किम और जांग के आदमियों के साथ एक गुप्त बैठक का इंतजाम करते हैं। एक अफसर बताता है कि उन्होंने किलर की मां के कॉल रिकॉर्ड की जांच की और एक संदिग्ध नंबर का पता लगाया जो अक्सर उससे संपर्क करता था। वे उसकी लोकेशन का पता लगाने में कामयाब रहे। जांग अपने बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा करता है और किलर के मिलने पर
क्या करना है इस बारे में साफ निर्देश देता है। वो सभी को तलाश कई दिनों तक बिना किसी नतीजे के चलती रहती है। बारिश के एक दिन जैंग किम का इंतजार करता है ताकि वे साथ मिलकर तलाश जारी रख सकें। तेज बारिश में खड़े होकर जैंग देखता है कि एक युवा छात्रा बारिश में कांप रही है। उसके कपड़े भीग चुके हैं। वो उसे अपना छाता देता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन वो प्यार से जिद करता है और कहता है कि सबसे जरूरी बात है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और सफल होना। जब किम आता है तो वो जैंग को बारिश में खड़ा देखता है और समझ जाता है कि उसने अपना छाता दे दिया है। किम लड़की को डांटता है और चेतावनी देता है कि अजनबियों से, खासकर जैंग जैसे अडॉप्टेशन से जो एक गैंग लीडर है, कोई चीज न ले। लेकिन क्योंकि किम चिल्ला रहा था और जैंग ने दया दिखाई थी, इसलिए लड़की मजाक में कहती है कि जैंग ज्यादा अच्छा लीड सा है और शायद असली गैंगस्टर किम ही है। ये पल मजाक मजाक में गुजर जाता है। वो अपनी बस में चढ़ती है और चली जाती है। बाद में जैन और किम अपनी तलाश जारी रखने से पहले डिनर के लिए जैंग के आदमियों से मिलते हैं। बात करते समय जैंग अचानक बैकग्राउंड में चल रही न्यूज पर कुछ देखता है। एक और मर्डर, सीरियल किलर ने फिर से हमला किया है और क्राइम सीन उस जगह के बहुत पास है जहां वे हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब जैंग फुटेज में कुछ जाना पहचाना देखता है। उसका छाता, वही छाता जो उसने उस लड़की को दिया था। वो गुस्से से भर जाता है। वे पूरी रफ्तार से उस बस स्टेशन की ओर भागते हैं जहां लड़की उतरी थी। वे पागलों की तरह तलाश करते हैं, आसपास के सभी लोगों से पूछते हैं और किलर की फोटो दिखाते हैं। आखिरकार वे उसे एक होटल में ढूंढ निकालते हैं। होटल का मालिक कमरे का नंबर बताता है। जब वे कमरे में घुसते हैं तो वो खाली होता है। वे फैल जाते हैं बिल्डिंग के अंदर और आसपास छिप जाते हैं और उसके लौटने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद किलर कार में आता है, लेकिन वो सावधानी से चलता है और लगातार अपने आसपास नजर रखता है। बाहर से वो देखता है कि कोई खिड़की से उसे देख रहा है। तुरंत उसे खतरे का एहसास होता है और वो भाग जाता है। उस पल जैंग और किम के बीच बना कमजोर गठबंधन टूटने लगता है। अब ये एक रेस बन जाती है। जो कोई भी किलर को पहले पकड़ेगा वही उसे अपने कब्जे में लेगा। किम आगे निकलने की कोशिश में जैंग की कार को टक्कर मारता है। गुस्से में जैंग लापरवाही से गाड़ी तेज करता है और सड़कों पर तेजी से भागते हुए दोनों गाड़ियों को टकरा देता है। वो बाहर कूदता है और किलर को ढूंढता है, लेकिन वो पहले ही गायब हो चुका होता है। तभी जैंग का खास आदमी किलर को भागते हुए देखता है। वे उसे घेरने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कातिल उनके अलग होने का फायदा उठाता है। वो उसके खास आदमी पर अचानक हमला करता है और उसे कई बार चाकू मारता है। जैंग अपने खास आदमी की चीख सुनता है और आवाज की तरफ भागता है। घायल आदमी उस तरफ इशारा करता है जहां कातिल भागा था। जैंग उस रास्ते पर जाता है और देखता है कि खून के निशान एक कराओके क्लब की ओर जा रहे हैं। वो हर कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेता है। एक कमरे में वो दो जवान औरतों को रोते हुए गाते हुए देखता है। उनका डर उसे सब कुछ बता देता है। कोई उन्हें धमका रहा है। पीछे के एक कमरे में सीरियल किलर उनकी दोस्त की हत्या कर रहा है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। जैंग अंदर घुसता है और कातिल के चेहरे पर भारी चीज से वार करता है। उनके बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। फिर जैंग उसे काबू में कर लेता है और बुरी तरह घायल कातिल को बाहर खींचता है। जैंग उसे जबरदस्ती कार में बिठाता है और अपने एक प्राइवेट गोदाम में ले जाता है। वो किम को फोन करता है और शांति से कहता है, मैंने उसे पकड़ लिया है, अब वो मेरे कब्जे में है। जब किम पहुंचता है तो वो कातिल को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। जैंग उस चीज की तैयारी करता है जिसे वो पार्टी कहता है। कातिल मुस्कुराता है और पूछता है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैंने उन्हें क्यों मारा? जैंग रूखेपन से जवाब देता है, मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ग्रिल्ड मीट पसंद है? क्योंकि किसी को काट कर कोयले पर भुना जाने वाला है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसे पास में इंजन की आवाज सुनाई देती है। अचानक किम अपनी कार जैंग की कार से टकराता है और उसे एक तरफ गिरा देता है। किम कातिल को पकड़ता है, उसे गाड़ी में बिठाता है और चला जाता है। जैंग को एक छोटी चुनौती भरी नजर से देखने के बाद कातिल को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे सौंप देता है। पूछताछ शुरू होती है। खबर तेजी से फैलती है। सीरियल किलर पकड़ा जा चुका है, लेकिन हालात अभी भी सुरक्षित नहीं है। अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे उसे पक्के तौर पर दोषी ठहराया जा सके। इस बीच जांग अविश्वास के साथ खबर देखता है कि पुलिस उसके सभी कसीनों पर छापा मार रही है। उसके आदमी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जांच करने वाले पुष्टि करते हैं कि जुए की मशीनों में ग्राहकों को धोखा देने के लिए गड़बड़ी की गई थी। धोखाधड़ी के आरोप में जांग की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। पूछताछ के दौरान किम कातिल को तोड़ने और उससे जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करता है।
है, लेकिन कातिल उसके साथ खेलता है और जानबूझकर उसे उकसाता है। आखिरकार किम अपना आपा खो देता है और उस पर झपट पड़ता है। उसी पल पुलिस चीफ को एहसास होता है कि किम पर भरोसा करके उसने बड़ी गलती की। ट्रायल शुरू होता है, या यूं कहें कि ऐसा लगता है जैसे कातिल बड़ी हो जाएगा। अभियोजन पक्ष चाकू पेश करता है और दावा करता है कि यह कातिल का है। बचाव पक्ष का वकील तुरंत इसका विरोध करता है और कहता है कि हथियार को उसके मुवक्किल से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। वे पुलिस पर एक बेगुनाह आदमी की बदनामी करने की कोशिश का आरोप लगाते हैं। अभी भी उसे हत्याओं से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। होकर सरकारी वकील अपने आखिरी गवाह यानी हमले में बचे इकलौते पीड़ित जैंग को बुलाते हैं। पता चलता है कि वेयरहाउस में जैंग ने कातिल को लगभग मार ही डाला था, लेकिन किम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे समझाया। किम जैंग से कहता है कि बदला लेने का असली तरीका कोर्ट में गवाही देना और यह पक्का करना है कि कातिल को कानूनी तौर पर सजाए मौत मिले। जैंग गवाही देने के लिए खड़ा होता है। वो साफ साफ बताता है कि उसने कातिल को अपनी आंखों से देखा था और उसी ने उसे चाकू मारा था। लेकिन बचाव पक्ष का वकील जैंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और कोर्ट को याद दिलाता है कि वो एक गैंग का लीडर है। वो तर्क देता है कि गैंग की जिंदगी में हिंसा और चाकू मारना आम बात है और चाकू लगने का मतलब ये नहीं है कि उसका क्लाइंट ही इसके लिए जिम्मेदार था। शांत भाव से जैंग अपनी जैकेट और शर्ट उतारता है। वो उस रात हुई घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्यौरा देता है। वो जज को अपने शरीर पर बने जख्मों के निशान दिखाता है। फिर वो एक जरूरी बात बताता है। अनुभव के आधार पर जो लोग अक्सर चाकू का इस्तेमाल हत्या के लिए करते हैं, उनके हाथों पर बार बार इस्तेमाल के कारण निशान और खराब नाखून हो जाते हैं। वो यह भी बताता है कि लड़ाई के दौरान उसने कातिल के बाएं कंधे पर चाकू मारा था। कोर्ट कातिल को अपनी शर्ट उतारने का आदेश देता है। उसके बाएं कंधे पर ठीक वैसा ही निशान होता है जैसा जैंग ने बताया था। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। धोखाधड़ी के पुराने आरोपों के कारण जैंग को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सीरियल किलर को दोषी ठहराया जाता है और मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद किम और जैंग के बीच हुए गुप्त समझौते का आखिरी हिस्सा सामने आता है। जैंग एक शर्त पर गवाही देने के लिए राजी हुआ था कि उसे और उसके साथियों को उसी जेल में रखा जाएगा जहां कातिल को रखा जाएगा। जैंग को जेल ले जाया जाता है। उसके साथी पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए आगे जो होता है वो इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। पीड़ित के चेहरे पर एक शांत, खतरनाक, यकीन भरी मुस्कान होती है, जबकि सीरियल किलर का चेहरा डर और दहशत से भरा होता है। बाद में जेल के बाथरूम में अचानक पानी आना बंद हो जाता है। कातिल ऊपर देखता है और पाता है कि जैंग उसके बगल में खड़ा है और उसके हाथ में एक रस्सी है। जैंग धीरे से पूछता है, क्या तुमने कभी झूला झूला है? फिल्म बिना किसी और स्पष्टीकरण के खत्म हो जाती है। हमें यकीन हो जाता है कि कातिल को आखिरकार उसी प्याले से पीना पड़ा और उसे उसकी सजा मिल गई। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आप ऐसी और भी समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।